Hello everyone, welcome to class 13 of CSAT practice series, a series which you cannot miss. Why पूजा मैम? बेटा यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो सीएपीएफ का हो, एनडीए का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, सीडीएस का हो या सीसैट का हो, सारे एग्जाम्स में जो जो सवाल पूछे हैं उन सवालों को हमने थरली एनालाइज किया है और बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो इस सीरीज में हम एक एक करके कवर करेंगे। तो बेटा एक भी क्लास इस सीरीज की मिस नहीं करनी है। बिलीव मी, इस सीरीज की हर क्लास आपको सीसैट क्वालिफाई की ओर लेकर जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की क्लास में हम कौन से सवाल करेंगे एक बार देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम के सवाल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है, एनडीए 2025 में पूछा गया है और इस तरीके के सवाल यूपीएससी सीसैट में भी पूछता है। हमसे पूछा है कि बताओ n एक नेचुरल नंबर है, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ n factorial is exactly 2. तो how many values of n are possible? हालांकि फैक्टोरियल का सवाल सीसैट में नहीं पूछा गया, लेकिन बेटा ट्रेलिंग जीरोस पे सवाल पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है और बता दिया कि n फैक्टोरियल जो है उसके एक्सपेंशन में, उसकी वैल्यू में लास्ट में दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं, यानी कि n फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ ऐसी है। तो बताओ n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। बेटा सबसे पहली बात तो n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n। ठीक बात है। या इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरीके से कहां तक? 1 तक, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से भी लिख देते हैं। दोनों सेम ही बात है। तो बेटा n की क्या वैल्यूज होंगी कि एक्सपेंशन के लास्ट में, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस हैं 2, एग्जैक्टली 2। तो बेटा एक बात आप ये समझो कि अगर नंबर इस फॉर्म का है, एक्सपेंशन इस फॉर्म का है कि लास्ट में 2 जीरोस हैं, इसका मतलब जो रिमेनिंग नंबर है वो इंटू 100 है। ठीक बात है। 2 जीरोस का मतलब क्या है? उसमें 100 है या वो 100 का मल्टीपल है। बेटा 100 यानी कि 10 इंटू 10। और बेटा यहाँ पे हमें ये समझ आना चाहिए कि 10 कैसे बनता है। 10 बनता है 5 और 2 के प्रोडक्ट से। 10 है इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, 5 और 2। तो अगर दो जीरोस हैं तो दो 5 और दो 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 जीरोस चाहिए। तो दो 5 और दो 2। और बेटा आपको यह समझ आना चाहिए कि यहाँ पे 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 है। 2 अगर इस एक्सपेंशन में मान लो 20 है, लेकिन 5 सिर्फ एक है, तो बेटा एक ही जीरो आएगी, एक ही 10 बनेगा, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम है 5 और 2 में से उतने ही 10 बनेंगे, क्योंकि 5 और 2 दोनों चाहिए। ठीक। तो बेटा आप ये समझो कि ये जो एक्सपेंशन है इनमें 2 तो बहुत सारे हैं, हर ऑल्टरनेट नंबर इवन नंबर है। तो बेटा हम 2 को नहीं, हम 5 को देखेंगे कि कहां पे हमें दो 5 मिल रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक बात है। तो अगर मैं n फैक्टोरियल लिखना स्टार्ट करती हूं 1 इंटू 2, इसमें मुझे 10 मिल रहा है? नहीं। इंटू 3 नहीं, इंटू 4 नहीं, इंटू 5 यस। अब एक 2 एक 5, तो बेटा मैं कह सकती हूं कि 5 फैक्टोरियल में एंड में एक जीरो होगी, लेकिन हमें तो दो जीरोस चाहिए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10।
अब मुझे एक और 0 मिल गई 10 पर आकर, यानी कि 10 फैक्टोरियल में। तो बेटा कुल मिलाकर 5 के मल्टीपल्स आप देख लो, 5 फैक्टोरियल, उसमें एक 5 होगा, 2 तो हैं ही बहुत सारे, तो एक 10 बनेगा, फिर 10 फैक्टोरियल, 2 5 हो गए और 2 भी 2 मिल जाएंगे, तो 2 10 हो गए, यानी कि 2 जीरोस आ गई लास्ट में। तो बेटा 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस है लास्ट में? 2 जीरोस। क्यों? क्योंकि 2 5 है। ठीक बात है, ये तो सीधा सीधा आपको 10 ही दिख रहा है। तो बेटा इसके बाद n की और क्या वैल्यूज हो सकती हैं कि लास्ट में 2 जीरोस हो? n की वैल्यू 11 फैक्टोरियल भी हो सकती है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई 11 कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं, कोई जीरो ऐड नहीं होगी। 12 फैक्टोरियल भी हो सकती है, तब भी 2 ही जीरोस रहेंगी। ठीक बात है, इसमें भी 2 ही जीरोस रहेंगी। 13 फैक्टोरियल भी हो सकती है, 14 फैक्टोरियल भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूं 15 फैक्टोरियल तो ये नहीं होगी, क्योंकि फिर एक और 5 आ गया, तो बेटा फिर से एक और 10 बन जाएगा, यानी कि 3 जीरोस हो जाएंगी। तो अगर हमें कहा है कि एग्जैक्टली 2 जीरोस हैं, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं n की? तो बेटा 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कौन सी 5? 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल पे हमें 2 जीरोस मिलेंगी, उसके बाद नेक्स्ट 15 फैक्टोरियल पे हमारी एक जीरो और बढ़ जाएगी, 3 जीरोस हो जाएंगी, बट हमें तो 2 जीरोस ही चाहिए। तो 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज पॉसिबल हैं n की। ठीक बात बेटा, एकदम लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें हाई फाई मैथ्स नहीं चाहिए, बस आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए और थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो कि कैसे कैसे 2 जीरोस मिलेंगी हमें किन किन वैल्यूज पर। ठीक बात, अब करते हैं अपना अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस का सवाल। हमें दिया है कि एक शॉपकीपर 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देता है, 10%, 20% और 25% का, जिसके बाद वो आर्टिकल को बेचता है 8% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन दी कॉस्ट प्राइस। Had he sold the article after the first discount, how much profit would he have got? अगर वो आर्टिकल को पहले डिस्काउंट के बाद ही बेच दे, यानी कि सिर्फ 10% का डिस्काउंट देकर बेच दे, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, ये हमें बताना है। बेटा कैसे करेंगे? प्रॉफिट लॉस के सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो से कर सकते हो, आप कुछ एज्यूम करके कर सकते हो वैल्यूज, जैसे कि 100 मान लो, तो कैसे करेंगे हम? बेटा यहाँ पर आप ये समझो कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर होता है, यानी कि जो प्राइस आइटम के ऊपर मार्क किया हुआ होता है। अगर आप शॉप पे जाते हो, आप देखते हो कि डिस्काउंट है, तो कैसे होता है कि कुछ प्राइस मार्क किया हुआ है और उसे काट कर नीचे दूसरा प्राइस लिख दिया जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक बात, तो बेटा डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक बात, तो हमें यहाँ पर दिया है कि एक शॉपकीपर 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देता है, जिसके बाद वो आर्टिकल को सेल करता है 8% प्रॉफिट पे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर मार्क प्राइस मान लूं 100 रुपए, कि 100 रुपए आर्टिकल के ऊपर छपा हुआ रेट है, तो आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट दिया? सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया। बेटा परसेंट के फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, 10% यानी कि 10/100 यानी कि 1/10। ठीक बात है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज होता है, तो 100 पे 10 रुपीज का डिस्काउंट यानी कि 90 रुपीज। अब इस 90 रुपीज पे सेकेंड डिस्काउंट कितने का है? 20% का। बेटा 90 का 10% यानी कि 90 का 1/10 होगा 9, तो 20% कितना होगा? 20% होगा 9 इंटू 2 18। ठीक बात है, तो 90 पे 18 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी कि 72 रुपीज का आर्टिकल हुआ। फिर इस 72 पे 25% का डिस्काउंट है, 25% होता है 1/4, तो 72 का 1/4 कितना होता है? 72 का 1/4 होगा 18, तो 72 में से 18 रुपीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 54 रुपीज। 54 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक बात है, अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो बेटा
10% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर 25% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ गया 54 रुपीज। और हमें दिया है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का 8% ज्यादा है, क्योंकि बेटा 8% का प्रॉफिट कमाया है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। ठीक बात है, ये हमें गिवन है कि आर्टिकल 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक बात है, और हमारे पास आर्टिकल का क्या सेलिंग प्राइस आया, 54 रुपीज आया। कब, जब हमने मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज माना। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस क्या आएगा वो देख लेंगे। क्या कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस का 108% सेलिंग प्राइस है जो कि 54 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 54 इंटू 100 बाय 108। बेटा 54 टू ज़ा 108। जैसे ये बहुत आसानी से कट गया, इसका मतलब कि हम सवाल ठीक कर रहे हैं। तो बेटा 250 100, कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपीज, कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपीज। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 50 रुपए की चीज खरीदी, 54 रुपए की बेची, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें यह बताना है कि अगर आर्टिकल को सिर्फ फर्स्ट डिस्काउंट के बाद बेच दिया जाता है, यानी कि इस रेट पे बेच दिया जाता है, ये सेलिंग प्राइस न्यू हो गया, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। बेटा 50 रुपीज का खरीदा है और 90 रुपीज का बेचा है, यानी कि सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया है, तो बेटा प्रॉफिट कितना हो गया, 90 माइनस 50 यानी कि 40 रुपीज किस पर, 50 रुपीज पर। बेटा प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। 50 का कितना परसेंट हो गया, 50 इंटू 200, ये आता है 80%। 80%। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको करने के और भी तरीके हैं। अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं, मैं कहती हूं कि मार्क प्राइस एमपी है, एमपी पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर कुछ अमाउंट आया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर कुछ अमाउंट आया, फिर उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, फिर कुछ अमाउंट आया। ये जो अमाउंट है ये सेलिंग प्राइस है। ठीक बात है, और हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का 8% ज्यादा, यानी कि 8% का प्रॉफिट हुआ है। बेटा अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लेती हूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108 रुपीज। ठीक बात है, 100 का 8% 8 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108 रुपीज। अब हमें यह बताना है कि अगर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, यानी कि इतने रुपए की चीज बेची जाए, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो बेटा अगर सेलिंग प्राइस 108 है, तो अगर 20% और 25% के डिस्काउंट के बाद 108 रुपए की चीज बेची है, तो यहां वाला अमाउंट हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मैं कहती हूं ये अमाउंट x है, तो बेटा x का 80% यानी कि 8/10 और 75% यानी कि 3/4, ये है 108। इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया, x रुपीस का 80% निकाल लिया, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% रुपीस में बेचा। फिर जो आया उसका 75% निकाल लिया, क्योंकि बेटा 25% का डिस्काउंट है, तो 75% में बेचा। और कितने का बेचा, 108 रुपए का बेचा। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर होगा 108 गुना 5/3, 180। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो 180 है, 180 है। तो बेटा 180 रुपीस का बेचा, 100 रुपए का खरीदा, सीधा सीधा 80 रुपए का हो गया प्रॉफिट, सीधा सीधा 80 रुपए का हो गया प्रॉफिट। तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 108 हो गया, तो रिवर्स में जाकर ये वाला अमाउंट निकाल दो। यहाँ पे हमने इस तरीके से चीजें करी, यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करके सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने मार्क प्राइस एज्यूम करके सेलिंग प्राइस निकाला, उससे फिर कॉस्ट प्राइस पर गए। ठीक बात है, तो बेटा जैसे मर्जी कर लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बेटा नंबर सिस्टम का एक और
लाजवाब सवाल। आप कहोगे कि पूजा मैम तो हर सवाल को लाजवाब, बेहतरीन। बेटा क्या करें, इस सीरीज में सारे बेस्ट क्वेश्चंस डाले हैं, सारे सवाल एक से बढ़कर एक हैं। तो देखते हैं, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे इन 4 डिजिट्स को यूज करके जो डिविजिबल होंगे 4 से। और साथ ही बता दिया कि डिजिट्स का रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक बेटा, कौन सी डिजिट्स यूज करनी है? 1 2 3 4। कैसे नंबर्स बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो बेटा यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे वो इवन होंगे। ठीक बात है। तो उनकी यूनिट डिजिट पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा। 1 और 3 तो हो ही नहीं सकता यूनिट डिजिट पे, क्योंकि बेटा उससे तो नंबर्स ऑड हो जाएंगे। और अगर नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो वो इवन होने चाहिए। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि यूनिट डिजिट पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक बात है। अब दूसरी बात कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो इनकी लास्ट 2 डिजिट्स भी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक बात है। तो बेटा लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर्स बनाए जो 4 से डिविजिबल हो? यहां पर आप देखो कि यहां पर अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो यहां पर क्या आ सकता है? 2 तो दोबारा आएगा नहीं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहां पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 12 बनता है। 12 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 1 आ सकता है। अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 32 भी 4 से डिविजिबल है, ये भी पॉसिबल है। अगर 4 रखते हैं तो 42 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मुझे 2 और पॉसिबिलिटी समझ में आई कि एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 2। ये दो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे चाहे आगे की 2 डिजिट्स कुछ भी हो। ठीक बात है। इसी तरह से यहाँ पर क्या वैल्यूज आ सकती हैं? 1 रखती हूं तो 14 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखती हूं तो 24 तो 4 से डिविजिबल है। तो बेटा एक पॉसिबिलिटी ये है। यहाँ पे 3 रखती हूं तो 34 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक बात। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आई। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, लेकिन आगे की 2 डिजिट्स हमने नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? आप देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 और 2 तो ऑक्यूपाई हो गया, सिर्फ 3 और 4 बचा। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 3 4 बचा। तो एक तो नंबर बनेगा 3 4 1 2। एक बनेगा कि मैं 4 पहले और 3 बाद में लिख दूं, 4 3 1 2। ये 2 नंबर्स बने। इसी तरीके से यहां पर भी 2 नंबर्स बनेंगे। क्या? 1 4 3 2 4 1 3 2। ठीक बात है। इसी तरह से यहाँ पर 2 और 4 आ गया, बचा 1 और 3। तो एक बार लिख देंगे 1 3 2 4, एक बार लिख देंगे 3 1 2 4। तो बेटा कितने नंबर्स बने? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 नंबर पॉसिबल है 4 डिजिट के, प्रोवाइडेड कि रिपीटिशन ना हो डिजिट्स का और ये नंबर्स 4 से डिविजिबल हो। ठीक बात है। तो बेटा ये सवाल भी एकदम लॉजिक बेस्ड था। 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो समझ लो कि यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या 4 होगा। फिर हमें यह पता है कि यूनिट डिजिट के नेक्स्ट जो डिजिट होगी यानी कि 10th प्लेस पे वो ऐसी डिजिट होनी चाहिए कि ये लास्ट की 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक बात है, तभी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने बाकी जो डिजिट्स थी वो रखकर चेक कर लिया कि क्या बन सकता है। 12 बन सकता है, 32 और 24। ठीक बात। उसके बाद ये जो डिजिट्स बची, यहाँ पे हमने बाकी बची हुई 2 डिजिट्स को 2 तरीके से लिख लिया। जैसे यहाँ पर 1 2 आ गया तो बचा 3 और 4, तो 3 और 4 4 और 3, 3 और 4 4 और 3। इस तरीके से हर एक से 2 नंबर्स बन गए तो टोटल 6 नंबर्स बन गए। ठीक बात है। तो बेटा इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 6। अगला सवाल बेटा HCF का सवाल है। मेरा ख्याल है कि पिछली क्लास या उससे पिछली क्लास में इस तरीके का सवाल हमने किया था। हमसे पूछ रहा है कि इन 2 एक्सप्रेशंस का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
वहां पे मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ ये एक्सप्लेन किया था कि जो इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं a की पावर m माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1, इन एक्सप्रेशंस का अगर HCF निकालना है तो क्या होता है, a की पावर HCF ऑफ m और n, यहाँ जो a की पावर है और यहाँ जो a की पावर है उसका HCF ले लो, वो a की पावर में चढ़ा दो, -1 कर दो, ये होगा हमारा HCF इन दो नंबर्स का। ठीक बात है। तो बेटा वहां पे उस सवाल में इस फॉर्म के एक्सप्रेशन थे, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म नहीं है, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ये एक्सप्रेशंस इस फॉर्म में पक्का कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ठीक बात है। तो बेटा कैसे करेंगे, आप देखो 9 जो है वो भी तो 3 का स्क्वायर है। ठीक बात, तो मैं 9 को लिख देती हूँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 की पावर 38 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक बात है। अब बेटा 3 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा और मेरे एक्सप्रेशन इस फॉर्म के हो जाएंगे। ठीक बात, तो मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर क्या आया 3 की पावर 27। बेटा 3 की पावर 29 का मतलब क्या है कि 329 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। ठीक बात, 2 3 मैंने बाहर ले लिए तो अंदर 27 3 बचे। ठीक, -1। इसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 की पावर 36 -1। अब बताओ मेरे पास उसी फॉर्म के एक्सप्रेशन आ गए, a की पावर m -1, a की पावर n -1। ठीक बात है। साथ में मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो दोनों में दिख ही रहा है कि कॉमन है, तो HCF में 3 का स्क्वायर तो लिख ही लो, फिर इन दोनों का HCF बता दो क्या होगा। 3 की पावर HCF ऑफ 27 एंड 36 क्या होगा, 27 और 36 का HCF, बेटा 27 9 इंटू 3, 36 9 इंटू 4, 9 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो पावर में 9 आ जाएगा -1। ठीक बात है बेटा। अब ऑप्शंस आप देखो, 3 की पावर 9 -1 भी है, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हैं जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन 3 की पावर 11 -1 गलत है। ऑप्शन सी 3 की पावर 11 -3 नहीं। ऑप्शन डी 3 की पावर 11 -9 ये सही है। हमारा ये जो आंसर आया है इसको आप वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9 यानी कि 3 की पावर 2 + 9 11 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आ गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक बात है, 3 की पावर 11 -9 इसका आंसर होगा। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना है। कैसे कैसे ये फॉर्मूला आया, उसके लिए आप उस क्लास में जाकर, शायद क्लास नंबर 10 या 11 है, उसमें आप देख लो, पूरा डेरिवेशन समझाया है कि कहां से ये फॉर्मूला आया है, क्यों हम इन पावर्स का HCF लेते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट बेटा आज की क्लास थोड़ा लाइटर नोट पे एंड करेंगे, इसीलिए आखिरी सवाल टाइम एंड वर्क का डाला है। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, तो खेल खेल में हो जाने वाला है और साथ ही इम्पोर्टेंट भी है। बेटा अगर 2025 का CSAT का पेपर आप देखोगे तो दो सवाल टाइम एंड वर्क के पूछे हैं और दोनों बहुत बढ़िया लेवल के सवाल थे, बट अगर आपने चैप्टर किया है तो दोनों डुएबल थे। कैसे करेंगे ये सवाल, बेटा हमें दिया है कि 17 विमेन और 24 मेन एक काम को 5 डेज में करते हैं। ठीक बात, 12 विमेन और 23 मेन उसी काम को 6 डेज में करते हैं। तो बताओ इनमें से क्या सही है। विमेन और मेन की एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है। बेटा पहली बात तो टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है क्या कि एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। किसी भी पर्सन की काम करने की क्षमता जो है वो होती है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक बात है। तो बेटा इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ये करेंगे, हमें क्या दिया है कि 17 विमेन, अगर मैं कहती हूं एक विमेन की एफिशिएंसी W है तो 17 विमेन की एफिशिएंसी 17 इंटू W होगी। ठीक बात है। मान लो एक औरत की काम करने की क्षमता क्या है, 2 यूनिट पर डे की,
तो बेटा 17 विमेन की, बेटा एक विमेन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे काम की, तो 17 विमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 17 इंटू 2 यानी कि 34 यूनिट पर डे काम करने की। ठीक बात है बेटा, एफिशिएंसी जो है वो लीनियरली ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। ठीक बात। तो अगर एक विमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे की है या W यूनिट पर डे की है, तो 17 विमेन की एफिशिएंसी 17 इंटू W होगी और 24 मैन की एफिशिएंसी 24 इंटू M होगी, जहां पर मैंने M एक मैन की एफिशिएंसी को माना है। बेटा इस एफिशिएंसी से 5 डेज काम हुआ, तो इतना काम हुआ। ठीक बात है बेटा, एफिशिएंसी अगर वर्क अपॉन टाइम है तो एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर होता है वर्क के। इसी से एक ये फॉर्मूला भी निकल के आता है, मैंने टाइम को इधर मल्टीप्लाई में ले लिया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक बात है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया। इस एफिशिएंसी से 5 दिन में काम हुआ तो इतना काम हुआ। ठीक बात। अब उतना ही काम 12 विमेन करती हैं और 23 मेन करते हैं, मिलकर कितने दिनों में, 6 डेज में। तो बेटा ये भी वर्क आ गया, ये वर्क और ये वर्क बराबर है। ठीक बात है, ये दोनों बराबर हैं, तो 17W प्लस 24M इंटू 5 इज इक्वल टू 12W प्लस 23M इंटू 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मेन और विमेन की एफिशिएंसी का रिलेशन मिल जाएगा। तो बेटा बहुत ही आसान सवाल है, आपको ये समझ आना चाहिए कि इतनी एफिशिएंसी से 5 दिन में जो काम हुआ यानी कि ये वो बराबर है इतनी एफिशिएंसी से जो 6 दिन में काम हुआ है उसके। ठीक बात है, तो अब इसे कैसे करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 17 इंटू 5, ठीक बात है बेटा, 85W माइनस 72W कितना होगा, 13W इज इक्वल टू 138M माइनस 120M यानी कि 18M। तो बेटा 13 विमेन की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है एफिशिएंसी ऑफ 18 मेन, यानी कि ऑप्शन ए है करेक्ट। तो बेटा इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ऐसे सवाल एग्जाम में आपके लिए स्कोरिंग है और बहुत आसानी से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। ठीक है, हैव अ वेरी गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में।